रमज़ान में ये सोच रहे होते हैं कि हमने बस वज़न कंट्रोल करना है, डाइट कंट्रोल रखनी है, लेकिन जब जैसे ही रमज़ान शुरू होता है इफ्तार पार्टीज शुरू हो जाती हैं, सहरी भी उसी हिसाब से हम करते हैं, पराठे खाते हैं, लस्सी पीते हैं और इफ्तारी भी उसी हिसाब से करते हैं। अब रमज़ान का फ़ायदा उठाने के बजाय हम नुकसान की तरफ चले जाते हैं, क्या हमें करना चाहिए? अच्छा, मुझे 6 ईयर्स हो गए हैं प्रैक्टिस करते हुए, और मैंने अपनी 6 ईयर्स की प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा जो IBS और गट इश्यूज़ के पेशेंट्स देखे हैं वो मोस्टली रमज़ान में आते हैं। ठीक है। हमने रमज़ान को एसोसिएट कर लिया बहुत सारी इफ्तार पार्टीज़ के साथ, और हमने बहुत ज़्यादा उसमें हम बफे सिस्टम्स के लिए जा रहे हैं, और हम बहुत ज़्यादा गैदरिंग्स में हम जो भी हमारे हाथ में आ रहा है, सामने आ रहे हैं, हम उसे खाते चले जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा आपने तो बड़े आसान लफ्ज़ों में कहा है ना कि हम जो जिसमें फ़ैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं जनाब, पकोड़े, समोसे, हम रोज़े तो हम पे फ़र्ज़ की गई, लेकिन पकोड़े हमने खुद फ़र्ज़ कर लिए हैं। Exactly. और ये कितना नुकसानदेह होता है ये बताएं ज़रा इफ्तारी में, क्योंकि ज़ाहिर है हमने फास्टिंग की होती है और उसके बाद फिर हम इस तरह से चीज़ों को खा रहे होते हैं कि बस आज ही मिलना, उसके बाद नहीं मिलना। हमने जब फास्टिंग का अगर हम पर्पस देखें तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो हम नॉर्मल डेज़ में कर रहे होते हैं, जबकि रमज़ान में वो आइडियल टाइम है जिसमें हम वेट लॉस भी कर सकते हैं, हम अपनी हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम सुन्नत के अकॉर्डिंग भी देखें तो कहा गया है कि रमज़ान में हमारे जिस्म की ज़कात होती है, बट अनफॉर्चुनेटली हम क्या करते हैं कि हम उसी रमज़ान में ही बीमार होकर बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। हमारी डाइटरी हैबिट्स बहुत डिस्टर्ब हैं, जिसमें मेरा ख्याल है कि आधे से ज़्यादा अवाम जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो हमने एसोसिएट कर लिया कि वो सिर्फ पकोड़े और समोसों का सीज़न है, और इसमें हम अगर नहीं खाएंगे तो हम रमज़ान में कुछ मिस कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम पकोड़े और समोसे नहीं खा सकते हैं, हम खा सकते हैं, लेकिन उसे हेल्दी वे में खा सकते हैं। लाइक उसका हेल्दी ऑल्टरनेटिव हो सकता है। जैसे हम बहुत ज़्यादा फ्राइड और समोसे जो पकोड़े हम बहुत डीप फ्राई कर रहे हैं, एग्जैक्टली ऑल्टरनेटिव ये हो सकता है कि हम जब पकोड़े बना रहे हैं तो हम सब्जियों के पकोड़े बना सकते हैं। और सेकंड जो प्रॉब्लम आती है उसमें ये है कि हम उसमें जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो डीप फ्राई के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है वो ये है कि हम उस ऑयल को बार बार हम यूज़ कर रहे होते हैं। जब एक दफ़ा हमने ऑयल को हीट कर दिया, उसके बाद वो ऑयल हम डिस्कार्ड कर देंगे, हम उस ऑयल को दोबारा यूज़ नहीं करेंगे। और इससे भी अगर बेहतर बताया जाए तो हमें डीप फ्राइड आइटम्स तो लेने ही नहीं चाहिए। हम पकोड़े बना सकते हैं, या तो एयर फ्राई कर लिया जाए, एयर फ्रायर भी नहीं है तो हम सिर्फ पैन को ग्रीस करेंगे 1 to 2 टीस्पून ऑयल में, और जब हम ग्रीस कर चुके हैं उस पैन को तो हम उसके अंदर अपना मिक्सचर डाल के हम उसे शैलो फ्राई कर सकते हैं, या उसी में हम बेक कर सकते हैं। हमें डीप फ्राइड आइटम्स की तरफ नहीं जाना है। ठीक है जनाब, डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया कि अब हमें फ्राइड आइटम नहीं खाने, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, मजबूरी है इफ्तारी में अगर हम ये नहीं करेंगे तो। डॉक्टर साहिबा, सहरी से शुरू करते हैं। सहरी की प्लेट क्या होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान की, उसमें जिसमें हमें न्यूट्रिएंट्स भी मिलें और हमारी जो डाइट है वो भी प्रॉपर हो जाए, क्या प्लेट होनी चाहिए? अच्छा, हम रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो हमारी सहरी से स्टार्ट होती है। हम जो सहरी के लास्ट 15 मिनट्स में उठते हैं और हम उसमें माइंडलेस सीटिंग कर रहे होते हैं, और हम उसमें लास्ट 10 और 15 मिनट्स में हमारे सामने जो आता है हम वो खाते चले जाते हैं, और उसके बाद हमें लगता है हम सेल्फ पिटी की सिचुएशन में होते हैं, हमें लगता है कि हमने तो बहुत कम खाया, 5-10 मिनट में क्या खाया जा सकता था। सबसे पहले तो आप अपने टाइम को मैनेज करना सीखें कि सहरी में एटलीस्ट आप 1 घंटा पहले उठ जाएं। वैसे भी सहरी में जब रमज़ान स्टार्ट होता है तो हम नॉर्मल अगर तहज्जुद की नमाज़ नहीं भी पा रहे तो हम इसमें प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा गैप रख के फिर आप थोड़ा सा अपनी सहरी को स्टार्ट करें। लाइक आप हाफ एन आवर पहले भी उठ रहे हैं तो आप फाइबर का उस टाइम पे कोई ना कोई सोर्स ले लें। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें फाइबर के सोर्स की तो चिया सीड्स बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है। चिया सीड्स से हमें कैलोरीज भी मिल रही हैं कुछ, उससे हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, वो आयरन का भी सोर्स है, कैल्शियम रिच सोर्स है, मैग्नीशियम है उसमें बहुत अच्छी अमाउंट में। तो हम अगर उसे चिया सीड्स को हम सोक करके ले रहे हैं, या तो हम वाटर में सोक करके ले सकते हैं, या योगर्ट के साथ चिया पुडिंग्स भी बना सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा सोर्स है जिससे हमें हाइड्रेशन भी मिलती रहेगी और हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। पराठे चल रहे होते हैं, नान चने चल रहे होते हैं, अब आप चिया सीड्स और पुडिंग्स हमें बता रही, ये कैसे बनेगी? ये तो बिल्कुल जैसे हम प्री ब्रेकफास्ट की तरफ जा रहे होते हैं ना, हम पहले स्टार्टर्स की तरफ जा रहे होते हैं,
सेंस मैंने तो अभी सिर्फ स्टार्टर बताया, हम पराठे भी ले सकते हैं। ठीक है, पराठे लेने के लिए जनाब 6 to 7 इंचेस का एक पराठा हम बना के ले सकते हैं। या तो वो 1 to 2 टीस्पून ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, उसमें कैनोला ऑयल यूज़ कर सकते हैं, या जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है, देसी घी यूज़ किया जा सकता है। तो हम उस ऑयल में अगर हम कम से कम ऑयल में पराठा भी बनाना चाहें तो हम पराठा भी खा सकते हैं, पराठा मना नहीं है। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि हमें रिफाइंड कार्ब्स की तरफ नहीं जाना, हम मल्टीग्रेन आटा यूज़ कर सकते हैं या हम होल व्हीट आटा यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं दही के इस्तेमाल पे। सहरी में दही का इस्तेमाल भी ये होता है कि चले आजकल तो मौसम अच्छा है, लेकिन अक्सर कहा जाता है कि चले दही अगर खाएंगे ना तो हमारा जो स्टमक है वो अपसेट नहीं होगा और प्यास नहीं लगेगी। ये बात कितनी सही है? और उसके बाद सहरी में फिर हम चाय और कॉफ़ी भी पी रहे होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, जहाँ तक योगर्ट की बात है, वो हमारे पास एक नेचुरल सोर्स है जिसमें हमें प्रोबायोटिक्स भी मिल रहे हैं, जिसमें हमें कैल्शियम का भी बहुत अच्छा सोर्स मिल रहा है, जिसमें हमें पोटाशियम भी मिल रहा है और हमारे पास मैग्नीशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। योगर्ट हमें पूरा दिन हाइड्रेट भी रखता है, तो योगर्ट बिल्कुल यूज़ करना चाहिए और उसे हम डिफरेंट वेज में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, अगर योगर्ट खाने के साथ कोई नहीं लेता है तो वो प्री सहरी में ले सकता है, और अगर आप उसी के साथ ले सकते हैं लेना चाहते हैं तो आप उसे बटर मिल्क की फॉर्म में, लस्सी की फॉर्म में ले सकते हैं। हाफ कप लो फैट मिल्क या लो फैट योगर्ट की आप लस्सी बनाएं। चीनी के साथ? चीनी के साथ बिल्कुल भी नहीं बनाएंगे, हम वाइट शुगर का यूज़ नहीं करेंगे। हम उसका भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास या तो ब्राउन शुगर हो सकता है। अगर कोई वेट लॉस कर रहा है तो वेट लॉस में हम ब्राउन शुगर भी यूज़ नहीं करेंगे, हम स्टीविया की तरफ जाएंगे, तो हम स्टीविया यूज़ करेंगे। अब आते हैं इफ्तार की तरफ। इफ्तार में वैसे तो आजकल इफ्तार डिनर्स इतने ज़्यादा चल रहे हैं जिसमें 30 से 40 डिशेस होती हैं और मुकाबला इतना सख्त होता है और वक्त मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम होता है, इस वजह से लोग हर चीज़ बस खा रहे होते हैं। तो इफ्तार की प्लेट में क्या होना चाहिए? अच्छा, जहाँ तक इफ्तार की बात है तो इफ्तार में, अच्छा अभी हम रिसेंट अगर बात करें USDA गाइडलाइंस की, जो हमें माई फूड पिरामिड की फॉर्म में मिलती है, तो USDA गाइडलाइंस जब तक 2025 तक हम यूज़ कर रहे थे उसमें कार्ब्स पे बहुत ज़्यादा फोकस था। अब क्योंकि डायबिटीज़ है, PCOS के बहुत सारे मसले मसाइल हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में हर दूसरी फीमेल जो है वो PCOS का शिकार है, तो वेट लॉस के बहुत सारे मसले हैं, जिसमें अब USDA गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जहाँ पे हम पहले कार्बोहाइड्रेट्स के 6 to 11 सर्विंग्स की बात करते थे, अब उन्होंने रिड्यूस करके, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करके जस्ट 2 to 4 सर्विंग्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें रिक्वायर हैं। और कार्ब्स क्या है? रोटी चावल। पहले जैसे हम 6 to 11 सर्विंग्स की बात करते थे, अब वो रिड्यूस करके जस्ट 2 to 4 सर्विंग्स हमें चाहिए, इससे ज़्यादा हमें कार्बोहाइड्रेट्स नहीं चाहिए। और ये भी हम उन कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं जो हमारे पास होल व्हीट से आ रहे हैं या मल्टीग्रेन फॉर्म में आ रहे हैं। रिफाइंड फ्लावर को तो बिल्कुल मना कर दिया हुआ है कि हम रिफाइंड फ्लावर की तरफ नहीं जाएंगे, लाइक पास्ता हम यूज़ नहीं करेंगे, वाइट राइस को हम कम से कम यूज़ करेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारी प्लेट पे क्या क्या चीज़ें हमारी प्लेट में, ये भी बताएं। हमारी प्लेट में जब हम कार्ब्स की बात करते हैं तो वो होल ग्रेन्स हो सकते हैं। अच्छा, अगर हम इफ्तार की बात करें तो उसमें मोस्टली लोग हम पराठे और वो उस टाइम पे हम यूज़ नहीं करते। हम इफ्तार में, जैसे इफ्तार बफे भी है तो उसमें हम समोसे पकोड़े हम यूज़ कर रहे होते हैं, फ्रूट चाट में चीनी भी बहुत सारी डाल रहे होते हैं। तो वो जो हम बेसन से हम पकोड़े बना रहे हैं वो हमारे पास उसी कार्ब्स के पोर्शन में ही आ जाता है। कार्ब्स प्लस प्रोटीन का सोर्स है वो, उसमें ज़्यादा सारी वेजिटेबल्स ऐड करें, या तो चना चाट की फॉर्म में हम ऐड कर सकते हैं, चना चाट हम ले सकते हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फ्रूट चाट की फॉर्म में हम फ्रूट चाट भी ले सकते हैं, उसमें भी हम ये प्रॉब्लम कर देते हैं कि हम उसमें बहुत ज़्यादा चीनी ऐड कर देते हैं, तो चीनी ऐड नहीं करेंगे। हम उसमें क्रीम चाट नहीं बनाएंगे, क्रीम ऐड नहीं करेंगे, हम उसे फ्रूट चाट को फ्रूट चाट हेल्दी ऑप्शन ही रहने देंगे। उसमें हम स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है। अब इफ्तार जब हमारा ख़त्म हो जाता है ना, तो अक्सर लोग नमाज तरावी के बाद खाना खाने के ऊपर भी आ जाते हैं। अब जो खाना है वो कितना साइज़, आपका पोर्शन कंट्रोल कितना होना चाहिए, आपका प्लेट साइज़ क्या होना चाहिए, क्योंकि खाना खाने के बाद हम मिडनाइट मंचिंग की तरफ भी जाते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, वो कितनी नुकसानदेह? USDA गाइडलाइंस की बात करें तो उसमें कार्ब्स को रिड्यूस करके जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया वो प्रोटीन्स पे किया गया। प्रीवियस स्टडीज़ हम देखते थे तो हमें प्रोटीन्स का सोर्स चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा जितना, अगर हम बात करें एक ह्यूमन बीइंग की, तो फॉर एग्जांपल कोई 50 kgs फीमेल है, हम उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अगर देखें तो हम 1.2 to 1.6 ग्राम्स पर kg बॉडी वेट प्रोटीन रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ हो गई है, जो कि पहले सिर्फ 0.6 to 0.8 ग्राम्स थी। तो हम प्रोटीन्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि प्रोटीन्स का पोर्शन हमारे पास होना चाहिए, जिसमें हमारे पास अंडे आ जाते हैं, दही अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, चिकन आ जाता है, फिश आ जाती है, मटन है, बीफ है। अगर कोई वेट लॉस कर रहा है तो बीफ की तरफ हम नहीं जाएंगे, हम मटन या चिकन का यूज़ कर सकते हैं।
है। और रोटी कितनी होनी चाहिए फिर? रोटी 6 इंच की रोटी होनी चाहिए। हाँ। 6 से 8 इंच की रोटी हो सकती है। अगर तो हमने प्रॉपर इफ्तार कर लिया तो उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उसके बाद हम रोटी ना लें। उस टाइम पे हम कोई प्रोटीन का अच्छा सोर्स ले लें, लाइक हम चिकन ले लें, बारबेक्यू फॉर्म में लिया जा सकता है, ग्रिल्ड फॉर्म में लिया जा सकता है, जिस तरह भी हमें पसंद है हम उस फॉर्म में चिकन को बना के यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ फ्राइड नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहिबा, अक्सर ये होता है कि इफ्तार के फ़ौरन बाद ना कुछ टाइम के बाद, लाइक आधा घंटा भी नहीं गुजरता, अक्सर लोगों को चाय की या कॉफ़ी की क्रेविंग शुरू हो जाती है। खाना भी नहीं खाते या खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं। कितनी नुकसानदेह है? चाय उस तरह से नुकसानदेह नहीं है जिस तरह से हम उसे बनाना शुरू कर देते हैं। हम जो दूध पत्ती बना के पी रहे होते हैं या उसमें हम चीनी बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, वो हमारे लिए नुकसानदेह है। हमारे यहाँ तो कड़क चाय बनती है, उसको पूरा प्रॉपर काढ़ा जाता है कि जब तक वो दूध के अंदर पत्ती बिल्कुल मिल नहीं जाती तब तक हम कहते हैं चाय अच्छी नहीं बनी। हमारी बेसिकली फूड्स प्रॉब्लमेटिक नहीं है, हमारा जो कुकिंग मेथड है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हमारा जो कुकिंग मेथड है, फॉर एग्जांपल हम चाय बना रहे हैं, हम आधा दूध आधी पानी वाली चाय बना के पी सकते हैं। उसमें भी हम अगर वाइट शुगर ऐड नहीं करें, ब्राउन शुगर ऐड की जा सकती है। स्टिल अगर पीसीओएस का प्रॉब्लम है, डायबिटिक है या वेट लॉस हम करना चाह रहे हैं तो उसमें हम चीनी ऐड नहीं करेंगे, उसमें भी स्टेविया ऐड किया जा सकता है। तो स्टेविया वाली चाय पी जा सकती है। बिल्कुल चाय की क्रेविंग हम सबको होती है, हमें एज अ डॉक्टर भी होती है, तो हम चाय को छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल जनाब, आधा दूध एग्जैक्टली आधा दूध आधा पानी ऐड करेंगे तो उसमें हम चाय बना सकते हैं विदाउट शुगर। वाइट शुगर सिर्फ हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है डॉक्टर इबा, सबसे बड़ा मसला वो ये है कि रात को 12 बजे के बाद ना फूड डिलीवरीज शुरू हो जाती हैं। हम ऑर्डर्स करवाना शुरू कर देते हैं और उसमें हमारा जंक फूड होता है। 12 बजने के फ़ौरन बाद ही हमारी मिडनाइट क्रेविंग शुरू हो जाती है और हम बस खा रहे होते हैं। तो ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और रमज़ान में स्पेशली, क्योंकि ज़ाहिर आगे सहरी भी करनी है अगले दिन की। एग्जैक्टली अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि हमारे पास सबसे ज़्यादा पेशेंट्स रमज़ान में आ रहे होते हैं गट इश्यूज़ के साथ। जब हम रात में भी मिडनाइट क्रेविंग्स को फुलफिल करने के लिए जब हम उस टाइम पे भी डिलीवरीज कर रहे होते हैं और हम उस टाइम पे कुछ ना कुछ अनहेल्दी खा रहे होते हैं, तो एक तो हमारी गट हेल्थ डिस्टर्ब होती है। सहरी में हमसे उस तरह से खाया नहीं जाता और हम अगले दिन ये एक विशियस साइकिल है जो चलता रहता है। हम इफ्तार में भी ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, फिर हम इफ्तार के बाद भी सब कुछ खा पी रहे होते हैं और फिर सहरी के टाइम पे हमारी जो गट हेल्थ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अगर हमें रात में भूख भी लगती है या हम रात को कुछ खाना भी चाह रहे हैं तो हम उस टाइम पे कुछ हेल्दी ऑप्शन ले सकते हैं। अब उस हेल्दी ऑप्शन में ये हो सकता है कि हम अपने पास कोई ना कोई नट्स रख लें, सीड्स रख लें। नट्स एंड सीड्स लिए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम आलमंड्स ले सकते हैं, वॉलनट्स ले सकते हैं। अगर हमें वेट लॉस का बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है तो हम भुने हुए चने भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी, उसकी भी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हमें कितने यूज़ करना है। उससे भी अगर हमारी क्रेविंग्स फुलफिल नहीं होती तो दोबारा से हम चिकन का कोई पोर्शन ले सकते हैं, हम बारबेक्यू फॉर्म में ले सकते हैं, हम ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं। डॉक्टर साहिबा इजाज़त दे रही है कि आप रात को जब आपको मिडनाइट क्रेविंग हो तो आप बारबेक्यू ऑर्डर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, ठीक है। स्टिल अब हम प्रेफर करेंगे कि हम उसे घर में बना लें। लाइक हम जो ऑयल उस पर यूज़ कर रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी क्वांटिटी यूज़ कर रहे हैं। जब हम बाहर से कुछ भी ऑर्डर करते हैं उसमें कैलोरी कंटेंट को कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है, तो हमें प्रेफर करना चाहिए कि हम कुछ भी खाना है या हमें, अब तो हमारे पास घर में हर चीज़ अवेलेबल होती है, हम खुद पे घर पे कुछ भी जो भी बनाना चाहें हम एग्जैक्टली बना सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, पानी का इंटेक कितना करना चाहिए? अच्छा, रमज़ान में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वो हाइड्रेशन स्टेटस को लेके होती है कि हम डिहाइड्रेट हो जाती है हमारी बॉडी। अगर हम पानी के इंटेक को देखें तो वाटर इंटेक हमारा एटलीस्ट 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर होना चाहिए रमज़ान में भी। हम रमज़ान में हाइड्रेशन स्टेटस पे फोकस नहीं करते और हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है। अच्छा, हमारा एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि हम डिहाइड्रेशन को कंफ्यूज कर रहे होते हैं कि हमें भूख लगी हुई है। हम डिहाइड्रेशन के जितने साइंस होते हैं हम उसे इग्नोर करते हैं और हम खाते चले जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी मज़ीद डिहाइड्रेट हो जाती है। तो हमें 10 to 12 ग्लास ऑफ वाटर लेना है। अगर किसी से प्लेन वाटर नहीं भी लिया जा रहा है तो स्पार्कलिंग वाटर अवेलेबल है। अब वाटर के अंदर कुछ भी इन्फ्यूज्ड वाटर यूज़ कर सकते हैं आप। उसमें जैसे हम डिटॉक्स का एक बहुत कॉन्सेप्ट था जो कि मेडिकली प्रूफ नहीं है, स्टिल हम डिटॉक्स की फॉर्म में वाटर यूज़ कर सकते हैं। वॉश